इस वीडियो में हम लोग समाजीकरण सोशलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्मन तथा व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। यह परिभाषा ग्रीन ने दी है। व्यक्ति और समाज का अटूट संबंध है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के लिए अति आवश्यक भी। एक के बिना दूसरे की कल्पना ही नहीं की जा सकती। व्यक्ति समाज की एक आधारभूत इकाई है। सामाजिक संरचना या सामाजिक संगठन का आधार व्यक्ति है। बिना व्यक्ति के समाज के अस्तित्व के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। इसी प्रकार व्यक्ति का अस्तित्व या जन्म, व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण और विकास समाज पर निर्भर है। व्यक्ति को सामाजिक प्राणी का रूप समाज में ही मिलता है। समाजीकरण से ही व्यक्ति की संस्कृति का संचारण एवं व्यक्तित्व का विकास होता है। अब आइए समाजीकरण का अर्थ और परिभाषा को देखते हैं। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हाड़ मांस के पुतले को एक सामाजिक प्राणी का रूप मिलता है। प्रारंभ में मानव शिशु में सीखने की क्षमता तो होती है, परंतु वह सीखता समाज में ही है। बिना सामाजिक संपर्क के समाज के रीति रिवाजों, व्यवहार के नियमों, समाज के प्रतिमानों को सीखना ही समाजीकरण है। सामाजिक संगठन को संतुलित बनाए रखने के लिए, समाज में नियंत्रण रखने के लिए, व्यक्ति समूह एवं समाज के जीवन को व्यवस्थित रखने के लिए यह आवश्यक है कि समाज में लोग नियंत्रित व्यवहार करें। व्यवहार नियंत्रण का आधार समाज के रीति रिवाजों एवं मूल्यों को मानना या समाज के सदस्यों से मनवाना है। इसके लिए ही तो समाज से अपनी संस्कृति के अनुकूल पालन पोषण तथा समाजीकरण के विभिन्न साधनों का प्रयोग करना पड़ता है। अब आइए समाजीकरण के साधन या समाजीकरण के संस्था भी इसे कह सकते हैं, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रत्येक समाज में अपनी नई पीढ़ी को सामाजिक व्यवहार सिखाने और उन्हें समाज के अनुकूल बनाने के कुछ प्रमुख संस्थाएं होती हैं। यह बहुत कुछ समाज विशेष के सामाजिक संगठन एवं सामाजिक पर्यावरण पर निर्भर करता है। इसमें समाज की संस्कृति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अगर वास्तव में देखा जाए तो यह सांस्कृतिक पर्यावरण है जो कि नई पीढ़ी के लालन पालन एवं उसके समाजीकरण में सहायक होता है। वैसे तो समाज में समाजीकरण के अनेक साधन होते हैं, क्योंकि हम जितने संगठनों के सदस्य होते जाते हैं, उन सब के माध्यम से उनके सदस्य या इकाई के रूप में जो भूमिका निभाते हैं, उनमें कुछ न कुछ सीखते हैं। इसीलिए तो सीखने की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। हर स्थिति में हम कुछ सीखते ही हैं, क्योंकि हर परिस्थिति में हमारा कोई न कोई निश्चित पद अवश्य होता है तथा हमें उस पद के अनुकूल व्यवहार कार्य भी करना पड़ता है, क्योंकि हर पद के साथ उसका एक निश्चित कार्य जुड़ा हुआ है। समाजीकरण के अनेक साधन हैं, जिनमें से कुछ प्राथमिक समूहों की श्रेणी में तो कुछ द्वैतिक समूह हैं, परंतु अपने अपने दृष्टिकोण से सभी महत्वपूर्ण हैं, कुछ अधिक और कुछ कम। पहला, परिवार। बच्चे के व्यक्तित्व के निर्माण एवं विकास के लिए परिवार सबसे प्राथमिक, महत्वपूर्ण और आवश्यक संस्था है। इसीलिए तो इसे समाज के आधारभूत एवं छोटी इकाई माना जाता है। संपूर्ण समाज का ही अस्तित्व इस पर निर्भर करता है। जिस समाज का जैसा पारिवारिक संगठन होगा, वहाँ का सामाजिक संगठन भी वैसा ही होगा। परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला है। बालक एक कोरे कागज की तरह होता है, इसीलिए तो बचपन के संस्कारों की छाप अमिट होती है।
जैसा बचपन में परिवार में, घर में माँ एवं दूसरे लोगों के द्वारा सिखाया जाता है, वैसा ही आगे चलकर समाज के सदस्य के रूप में व्यवहार करने लगते हैं। परिवार भावी जीवन का आधार है। भविष्य की नींव बचपन में परिवार में ही पड़ जाती है। फ्रायड ने तो जन्म के पहले से ही परिवार के प्रभाव को दर्शाया है। उन्होंने बताया कि बच्चे का व्यक्तित्व, उसका भविष्य या भावी जीवन परिवार में पहले ही निश्चित हो जाता है। इसमें माता पिता का व्यक्तित्व महत्वपूर्ण है। जन्म के बाद माँ का चुंबन और बाप का दुलार भी व्यक्तित्व के विकास के लिए उत्तरदायी है। दूसरा है खेल के साथी। सीखने का दूसरा स्तर समान उम्र वालों के साथ होता है, जिनकी आदतों, प्रवृत्तियों, मनोबल एवं कार्यों का बच्चों पर आपस में बहुत प्रभाव पड़ता है। खेल के साथी खेल खेलने में बहुत सी बातों का ज्ञान कर लेते हैं। जैसे ही बच्चा कुछ चलने योग्य होता है, उसे अन्य बच्चों के साथ खेलने की आवश्यकता पड़ती है। वह परिवार के बाहर जाने लगता है। जब इस तरह के हम उम्र बच्चे एक साथ नहीं खेलते अथवा खेलने के लिए अपने उम्र के बच्चे नहीं मिल पाते, तो ऐसी स्थिति में बच्चों का विकास रुक जाना स्वाभाविक है। वे अपनी भावनाओं को खेल के साथियों में प्रकट नहीं कर सकते और न उनका शारीरिक एवं मानसिक श्रम होता है। तीसरा, पड़ोस। कुछ बड़ा होकर जब बच्चा अपने आसपास में जाने लगता है और अपने पड़ोसियों की परिस्थितियों का अवलोकन करता है, तो उसकी नई बातों का ज्ञान होता है। उस पर अपने उस वातावरण का बड़ा स्थायी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमेशा वही रहता है, उसी पर्यावरण में सांस लेता है, चाहे पर्यावरण कैसा ही क्यों न हो। पड़ोस के लोगों से बार बार मिलना अथवा हमेशा उनके साथ रहना, यह सब उसे प्रभावित करते हैं। संगति का असर तो पड़ता ही है और बचपन में इसकी मात्रा कहीं अधिक होती है। चौथा है स्कूल। शिक्षा संस्थाएं भी सामाजिकरण में प्रमुख स्थान रखती है। बच्चे के लिए शिक्षक का व्यक्तित्व एक आदर्श होता है। वह शिक्षक जैसा बनना चाहता है। स्कूलों में छोटे छोटे लड़के लड़कियां अपने शिक्षकों का अवलोकन बड़ा सूक्ष्मता से करते हैं। यहाँ तक कि शिक्षक के कपड़े पहनने का ढंग, बातचीत करने का ढंग, उठने बैठने, चलने फिरने, हंसने बोलने का, सभी आदतों एवं प्रवृत्तियों का भी बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। अतः स्कूल का वातावरण इत्यादि सबसे बच्चा कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। स्कूल के साथी भी बच्चे के समाजीकरण में योगदान देते हैं। पांचवा है विभिन्न सामाजिक समूह। उपरोक्त साधनों के अलावा समाज में और भी अनेक सामाजिक संस्थाएं या सामाजिक समूह होते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, वह स्कूल के अलावा अनेक संस्थाओं, सामाजिक संगठनों का सदस्य बनता जाता है। इन सभी संगठनों में वह किसी न किसी भूमिका को निभाकर अपने उत्तरदायित्व को पूरा करता है। इस प्रकार उसे कुछ न कुछ सीखना पड़ता है। विशेष रूप से प्राथमिक समूह, जिनमें व्यक्ति के संबंध अति निकटता के स्थायी एवं मधुर होते हैं, व्यक्ति को बहुत प्रभावित करते हैं। विवाह संस्था भी वयस्कावस्था में प्रमुख साधन है। इसके अलावा द्वितीयक समूह में जैसे जाति व्यवस्था, धार्मिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक समूहों तथा मनोरंजनात्मक संगठनों के माध्यम से हम जीवन भर कुछ सीखते ही रहते हैं। अतः समाजीकरण की प्रक्रिया किसी न किसी साधन से मृत्यु तक चलती रहती है। अब आइए समाजीकरण की प्रक्रिया को देखते हैं। समाजीकरण के द्वारा सीखना जीवन भर निरंतर चलता रहता है। जन्म के बाद सबसे पहले माँ का व्यक्तित्व बच्चे को हर प्रकार से प्रभावित करता है। माँ के बाद पिता एवं परिवार के भाई बहन सभी का व्यवहार बच्चों को कुछ न कुछ सिखाते रहते हैं। इस प्रकार परिवार का पर्यावरण समाजीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
पारिवारिक, सामूहिक एवं सामाजिक संबंधों के साथ साथ नई नई बातों तथा सामूहिक जीवन का ज्ञान करके धीरे धीरे व्यक्तित्व का विकास होता चलता है। अपने बारे में तथा दूसरों के बारे में ही चेतना होने लगती है। फ्रायड ने समाजीकरण के अत्यंत ही महत्वपूर्ण 7 स्तरों की चर्चा की है, जबकि जॉनसन महोदय ने 4 ही स्तरों का वर्णन किया है, जो कि निम्नलिखित है। जिन स्तरों से होकर गुजरकर व्यक्ति समाज के अनुकूल व्यवहार करना सीख जाता है और एक संतुलित सामाजिक प्राणी का रूप ले लेता है। पहला है मौखिक अवस्था। पैदा होते ही बच्चे को अनेक शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं और इस मौखिक अवस्था में नवजात शिशु को दूसरों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। वास्तव में वह अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को इसी समाजीकरण की मौखिक प्रक्रिया या स्तर के द्वारा व्यक्त करता है। यह इस बात का प्रमाण है कि बच्चा पूरी तरह से दूसरे पर निर्भर है। वह अपने इन हाव भाव को कभी शरीर के अंगों को हिलाकर, रोकर, चिल्लाकर इत्यादि अलग अलग तरीकों से प्रकट करता है। जॉनसन महोदय ने इस स्थिति को बच्चे और माँ के संबंधों तक सीमित माना है कि बच्चा केवल उस उप प्रणाली में बंधा होता है जो उससे और उसकी माता से मिलकर बनी है। हालांकि माँ के अलावा परिवार के दूसरे लोगों का प्रभाव भी पड़ता है, परंतु बहुत ही कम। दूसरा, शौच अवस्था। यह अवस्था बच्चे की करीब 1.5 वर्ष से लेकर 4 वर्ष तक की आयु में रहती है। इस स्थिति में वह सामान्य बातों को सीखने लगते हैं, जैसे निश्चित स्थान पर शौच करने, गंदे न होने संबंधी बातें इत्यादि। इस अवस्था में बच्चे को सही और गलत, अच्छी और बुरी सभी बातों की जानकारी प्रशंसा या दंड अथवा पुरस्कार द्वारा कराई जाती है। यह अवस्था 2 दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें समाजीकरण 2 प्रकार से होता है। बच्चे को सिखाने में यह समाजीकरण की प्रक्रिया इसलिए गहरी होती है कि बच्चे को दंड भी दिया जाता है। वह दूसरों को घर में जैसा करते देखता है वैसा अनुकरण करके स्वयं भी करने लगता है तथा उसका संबंध परिवार के सभी लोगों से स्थापित हो जाता है। अब वह केवल अपनी माँ तक सीमित नहीं रहता। इस समय प्रेम, त्याग, स्नेह, क्रोध, सहयोग आदि की भावनाएं जो पारिवारिक वातावरण में पाई जाती है, वे बच्चों में भी एक उत्सुकता एवं तनाव की स्थिति पैदा कर देती है। तीसरा है तादात्म्यकरण। जॉनसन महोदय ने बताया है कि यह अवस्था 12 से 13 वर्ष की उम्र तक होती है, जिससे कि बच्चे में धीरे धीरे यौन व्यवहार का आरंभ होने लगता है। साथ ही वे अपने लिंग के अनुसार लड़के लड़कों जैसे और लड़कियां लड़कियां जैसे व्यवहार स्वतः ही करने लगते हैं। वास्तव में इस अवस्था में उनसे ऐसा करने की आशा भी की जाती है। ऐसा उचित एवं आशा के अनुकूल व्यवहार करने पर उन्हें प्रशंसा एवं स्नेह तथा प्रोत्साहन मिलता है। अगर ऐसा नहीं करते तो साथ ही उनके साथ भी विरोधी व्यवहार किया जाता है। दोनों लड़के लड़कियों के बारे में और लड़कियां लड़कों के बारे में पूरा ध्यान रखने लगते हैं। उनमें एक दूसरे के प्रति चेतना आ जाती है, एक दूसरे की ओर आकर्षित भी होने लगते हैं। तादात्म्यकरण की स्थिति में अपने अपने यौन के अनुसार पदों एवं कार्यों का भी ज्ञान होने लगता है। लड़के अपने पिता से और लड़की अपनी माँ से स्वयं को मिलाने लगते हैं। चौथा है किशोरावस्था। यह एक ऐसी अवस्था है जब युवा बालक अथवा बालिका साधारण रूप से अपने माता पिता के नियंत्रण से अधिकाधिक मुक्त हो जाते हैं। यह अवस्था एक खिंचाव की स्थिति की प्रतीक है। एक ओर तो अहम की भावना के कारण मैं का विकास हो जाता है, क्योंकि वह पूरी स्वतंत्रता चाहने लगता है, जबकि दूसरी ओर विभिन्न सामाजिक समूहों एवं विशेष रूप से परिवार का नियंत्रण और भी अधिक बढ़ जाता है। फिर भी उनसे यह आशा की जाती है कि वे अपने पारिवारिक संगठन एवं समाज के अनुकूल उचित व्यवहार करें। इस स्थिति में किशोर के अपने व्यक्तिगत मूल्यों और सामाजिक मूल्यों
में भी अंतर हो जाता है, अतः तनाव भी पैदा हो सकता है। प्रश्न यह उठता है कि वे अपने अनुकूल व्यवहार करें या समाज के अनुकूल अपने व्यक्तित्व को ढालें। इसी समय शारीरिक अंगों की बनावट में उभार या विकास होने लगता है, जो कि व्यक्तित्व के भावी विकास और उनके व्यवहार को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण है। इस उम्र में किशोर का संपर्क अपने परिवार एवं स्कूल तथा खेल के साथियों के अलावा अन्य सामाजिक समूहों तथा विभिन्न समितियों से भी होता है। उसे इन सभी से मिलकर रहना पड़ता है। इस स्थिति में अनेक नई नई समस्याएं भी आती हैं, अतः नए नए अनुभव होते हैं। इसी उम्र पर सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में ज्ञान होने